हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 10th समझेंगे, बोलती इमारतें। इसमें कुछ पुरानी इमारतें और किलों के बारे में बताया गया है। पहुंचे गोलकुंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकुंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। इस चैप्टर में बच्चे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो आज दीदी के साथ गोलकुंडा के लिए चल पड़े। दीदी उनकी इतिहास पढ़ती हैं तो उन्हें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता होगा, क्योंकि वो उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज देती जाती होंगी। सैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। सैलजा, इस किले के बारे में बताई गई है, मैं इसको जूम कर देती हूँ। कितना बड़ा किला है और कितनी ऊंचाई पर है। सैलजा, बहुत भारी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते होंगे इसे। कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। सैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारी भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। तो जो बच्चे हैं वो इस दीवारों और गेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं और ये इतना बड़ा सा गेट है और इसमें ये जो किले के मोटे मोटे ये हैं, ये लगाए गए हैं। तो इनके बारे में बच्चे बातें कर रहे हैं। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। अब इन सभी को दीदी बताती हैं कि यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे है। इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के गेट, और उसमें ये नुकीले नुकीले लोहे के बड़े बड़े निकले रहते थे। और जो महलों में दीवारों से होते हुए ऐसे बड़े बड़े बुर्ज होते थे, ये सारे सुरक्षा के इंतजाम हुए जाते थे, क्योंकि पिछले जमाने में राजा महाराजा एक दूसरे पर अटैक किया करते थे। अब ये देखिए, ये बुर्ज का पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये दीवार से बाहर निकला हुआ ये बुर्ज है। और यहाँ पर देखो, एक बाहर से ये छेद भी है, जिसमें से अंदर से कोई सिपाही या सैनिक या फिर कोई भी इंसान अंदर से झांक सकता है और बाहर से कोई उसको देख भी नहीं पाएगा। तो ये सारे सुरक्षा के इंतजाम होते थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? तो ये सारे सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे। बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? ये अंदर से झांकने के लिए, कि अंदर का इंसान बाहर झांक सके कि बाहर क्या घटना घट रही है। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? सीधी सपाट दीवार से झांकने में जो बाहर का इंसान है वो आपको देख भी सकता है और आप पर अटैक भी कर सकता है, लेकिन जब बुर्ज से आप झांकेंगे तो आप किसी को नहीं दिखाई देंगे और आप बाहर वालों को देख सकते हैं और छुपकर अटैक भी कर सकते हैं। इसके पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? तो वही कि बुर्ज से जो पीछे सिपाही झांक रहा है और हमला कर रहा है, उसको कोई देख भी नहीं पाएगा और ना उस पर कोई अटैक कर पाएगा, इसलिए उन्हें हम अटैक करने में मदद मिलती होगी। किले में कितना कुछ। सैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? कल्याणी, बाहर लिखा था कि यह सन 1518 यानी कि 1518 से 1687 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुतुबशाही सुल्तानों ने यहाँ एक के बाद एक राज किया 1518 से 1687 तक। और उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ पर दूसरे राजाओं का भी राज था, वो भी यहाँ पे रूल कर चुके थे। सैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। सैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे, जैसे किसान, कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी,
फिर तो यह पूरा शहर ही होता होगा। तो एक किले में सिर्फ राजा ही नहीं रहता था, वहां पर बहुत सारी कारखाने हैं, पानी का इंतजामात है, वहां सब होते थे। किसान और कारखाने में जो लोग काम करते थे और किसान वगैरह, वो भी सब उसी के अंदर रहते थे। सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी, अब तो ये टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि उस जमाने में भी 2 या 3 मंजिला इमारतें होती थी, जैसे ये है एक के ऊपर एक। और उस टाइम पर भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। कल्याणी, इस छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। ये है फव्वारा मीन्स माउंटेन की पिक्चर, जो कि उस टाइम की है। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे, जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। तो उस टाइम पर भी इतने अच्छे अच्छे तरीके से फाउंटेन वगैरह बनाए गए थे। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचो कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। तो उस जमाने की इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि जब आजकल इंजीनियर अब मकान बनाते हैं तो बरसातों में या बारिश के दिनों में सीलन आ जाती है, जो आपने देखा होगा कहीं कहीं पपड़ियां सी दीवारों पे से निकलने लगती हैं। और उस जमाने में तो छत पर पानी के फव्वारे लगे हैं और कितनी समझ से बनाए गए हैं कि वहां पर आज तक भी सीलन नहीं आई है। और 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं ना कि पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। और ये उस जमाने की इंजीनियरिंग की तारीफ है कि बिना इतनी तरक्की के भी लोगों ने उस समय में इतनी समझदारी से चीजों को बनाया है। फव्वारे कैसे चलते होंगे, तो हो सकता है मशीनें भी हो। हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा उस टाइम पर। हवा और रोशनी के आज की तरह इंतजाम नहीं थे उस टाइम पर। जो हॉल बनाए जाते थे, रूम बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे। और वहां पर खिड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, ऐसे अपोजिट साइड में, जैसे वेंटिलेशन होता रहे, जैसे इधर से हवा आ रही है तो इधर से निकल जाए, इधर से आ रही है तो इधर से निकल जाए। और रोशनी भी उसी से आती जाती रहे, यानी कि वहां पे सफोकेशन नहीं हो। इस तरीके को ध्यान में रखते हुए वहां महल या फिर रूम्स बनाए जाते थे। और काफी ऊंची ऊंची, आपने भी देखे होंगे कई पुराने जमाने के महल वगैरह, कई ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, जिससे कि वहां पर कोई हवा और रोशनी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखिए। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। यहाँ पर ये मैं इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये नक्काशी दिखाई गई है, इतनी बारीकी से उस टाइम पर इतनी अच्छी नक्काशी की गई है। तो इसमें उस टाइम के जो छेनी हथौड़ा टाइप के औजारों का इस्तेमाल किया होगा, उस जिससे कि इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी हो पाई है। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहां 1 हफ्ते तक बिजली ना आई तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। ये सच है कि आज भी देश में कई जगहों पर बिजली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहां पर है आजकल लाइफ स्टाइल बिजली पर बहुत डिपेंड हो गया है। तो 1 हफ्ते तो क्या, एक दिन भी अगर बिजली ना आए तो सारे काम रुक जाते हैं। जैसे कि पानी हो गया, भी चीजें हो गई, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, बिना चार्जिंग के बिना बिजली के कोई भी चल नहीं सकता, कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। तो बिजली ना होगी तो बहुत सारे कामों में मुश्किल होगी और मोस्टली काम रुक जाते हैं। कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है, पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको पता है सूरज उगता है वो किस दिशा से उगता है, तो वो पूर्व से उगता है। ये तो सबको पता होगा। आप उस तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाते हो तो उसके अपोजिट यानी पीछे वाली दिशा या पीछे वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाती है,
पश्चिम की, वेस्ट की हो जाती है। ईस्ट ये हो गया सूरज वाला, और वेस्ट उसके अपोजिट साइड वाला हो गया। अब जब आप सन की तरफ मुंह करके खड़े हो तो अपने जो राइट हैंड है उस साइड आपका क्या होगा, उस साइड होगा दक्षिण, होगा साउथ, और उसके लेफ्ट हैंड में कौन सा होगा, उत्तर, यानी कि नॉर्थ। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन की नॉलेज ले सकते हैं और आप अपने आप पता करें कि आपके ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में क्या क्या चीजें हैं, यह आपके करके कमेंट बता सकते हैं। अब ये थोड़ा नक्शे या फिर मैप के बारे में देखना है। गोलकुंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं और आगे ये मैप दिखाया गया है, गोलकुंडा किले का नक्शा दिखाया गया है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपको इसमें से, इस मैप में से सर्च करके बताना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम बोरली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है। अब यहाँ पर बोरली दरवाजा देखना है, तो बोरली दरवाजा ये रहा, बोरली दरवाजा ये रहा। अब इसमें से हम देखते हैं तो हम क्या देखना है, कटोरा हौज, यानी कि इसके अपोजिट साइड में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर दिशा। तो इसका आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा में। अगर तुम बोरली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हाउस किस दिशा में होगा। बंजारा दरवाजा से कटोरा हाउस ये रहा, तो बंजारा दरवाजा उत्तर, नॉर्थ की साइड है, और नीचे क्या है, साउथ। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ। अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर की ओर आ रहा है तो कटोरा हाउस साउथ डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ। बाला हिसार वेस्ट में है, पश्चिम में है, और मोती महल की साइड जाएंगे तो ईस्ट यानी कि पूर्व में है। तो इसका आंसर होगा पूर्व की ओर। हिसार से मोती महल किस दिशा में चलकर, ईस्ट या पूर्व की ओर चलोगे तब पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं। किले की बाहरी दीवार पर दरवाजे बताने हैं, तो आप भी काउंट करो साथ में, मैं भी काउंट करती हूँ। 1 2 3 4, ये अंदर की साइड है तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारा आंसर क्या हुआ, 8 आंसर। तो किले के बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे हैं, 8। ये एक था, टोटल 9 है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर की साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ना कुछ साइन दिए गए हैं, जैसे सीढ़ियों के, बावड़ी के, हौज के, दरवाजे के, और बाग के, महल के और रोड के। तो महल के ना ये वाला साइन है, ठीक है, तो हमें महल ही काउंट करने हैं। यहाँ पर एक तो ये रहा, एक महल, 2 3 4 और ये 5, तो टोटल कितने हुए, 5। तो आंसर क्या है, 5। किले में कितने महल है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी और कुएं, हौज। तो इसमें पानी के इंतजाम देखने हैं, तो ये दोनों साइन देखने हैं, ठीक है, कितनी बावड़ी हैं, कितने हौज हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 बावड़ी हो गई, एक हौज और दूसरा हौज, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो 2 हौज है, 5 बावड़ी है, आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट है, नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाई गई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाई गई है। तो अब हमें बताना है, नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जमीन पर यह दूरी मीटर कितनी होगी। मैं तो आपको ऐसे बता दे रही हूँ आंसर, लेकिन आपको ये बुक पर नाप कर देखना है। तो
नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जमीन में यह दूरी 880 मीटर होगी। और मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितना दूर है? 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर दूरी पर है। ठीक है, अभी हमारा नक्शा हो गया। अभी आप इसको जूम करके और भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे साइन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमले क्यों? हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। सहेलजा, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की होगी। यहाँ पर ये तोप दिखाई गई है। ये तोप है जो कि कांसे की बनी है। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि इसका यूज किसने किया। तो क्या बता रही है दीदी? तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। तो पहली बार तोप का इस्तेमाल किसने? औरंगजेब ने किया था। लेकिन औरंगजेब बादशाह फौज और बंदूकों और तोपों के साथ हमला करने आया था, लेकिन वो उसके किले के अंदर नहीं घुस नहीं पाए थे और 8 महीने तक बाहर ही उन्होंने कैंप लगाया था। सेल्जर दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? तो अटैक करने आई होगी। दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमले कराकर। तो पहले राजा या बादशाह या सुल्तान कोई भी होता था तो क्या करते थे, अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को या फिर गांव को या फिर किसी को भी अपने राज्य में मिला लेते थे। वो चाहे कैसे भी मिलाते हो, चाहे रिश्ता करके, चाहे दोस्ती करके, चाहे चापलूसी करके या फिर शादी करके। और फिर इन सब से भी काम नहीं होता था, वो एक दूसरे पर फिर अटैक कर दिया करते थे। मतलब कैसे भी बाय हुक और क्रुक वो अपनी राज्य फैलाना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे पर अटैक करते थे। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूक के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? सैलजा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? तो जो सारे सुरक्षा के इंतजाम थे, मोटी मोटी दीवारें, गेट इतना लंबा भारी और बुर्ज, तो इसलिए वो सेना अंदर घुस भी नहीं पाई क्योंकि इंतजाम सुरक्षा के बहुत अच्छे थे। इधर अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती भी तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी, सोचो, फौज घोड़े और हाथियों पर सवार हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफों के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं। इस किले में जो गेट है, फ्रंट है, यानी कि वहां तो खाई है, वहां से तो सेना घुस भी नहीं पाएगी अगर, लेकिन दूसरी किसी तरफ से घुसने की कोशिश भी करती है तो वहां पर बुर्ज बने हुए थे जिसमें से लोग बाहर का देख सकते हैं और तुरंत ही अटैक कर भी सकते हैं। इसलिए इसलिए भी यहाँ पर हमला करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। श्रीधर, अरे तो बहुत पुरानी बात है, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। तो हाँ, ये बात सही है, तोप वगैरह पहले चलती थी, आजकल न्यूक्लियर बम आ गए हैं जिससे कि एक ही बम से सारा का सारा देश तबाह हो सकता है। ये कुछ डिस्कशन के लिए कि क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? पता करो कि हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए होंगे, किस किस तरह का नुकसान हुआ। रिसेंटली में रूस ने यूक्रेन पर हमला अटैक किया है। अब इनके आंसर आप सभी को देनी है कि यह हमला क्यों हुआ, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए और किस किस तरह का नुकसान हुआ। ये आप कमेंट में हमें करके बता सकते हैं। पता करो, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह कांसे की बनी थी। वो तोप किसकी थी? कांसे की बनी थी। तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कांसे की चीजें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते होंगे, पिघलाते होंगे और फिर उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तो ये कांसा जो है आज नहीं, बहुत हजारों साल पहले आदिवासी यानी कि ट्राइब कास्ट बनाती थी। और ये सोचकर भी हैरानी होती है क्योंकि
कांसे को बनाने के लिए पहले तांबा और टिन को गहरी खानों में से निकालते होंगे, फिर उन्हें पिघलाते होंगे, फिर उनसे कुछ चीजें बनाती होंगी। और इसमें एक ये भी है कि तांबा और टिन को मिलाकर ही कांसा बनाया जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। पानी का इंतजाम, वह यह चित्र जो है उस जमाने की पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यहाँ पर जो बैल है उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा। हाथ के इशारे से बताओ। जो ये दांतेदार पहिया है ये इस साइड में घूमेगा, और फिर इस साइड में इसके घूमने से ये है जो इस साइड में घूमेगा, और इससे जब ये इधर होगा इसकी साइड होगा तो ये जो बाल्टियां हैं ऐसे नीचे नीचे जाएंगी और यहाँ से पानी भर भर के फिर आएंगी और यहाँ पर खाली करती जाएंगी, फिर नीचे की साइड चली जाएंगी। तो ऐसे ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम रहे हैं और फिर ये ऐसे घूम रहा है। और बैलों का इस्तेमाल यहाँ पर पानी को ऊपर लाने के लिए किया जा रहा है। देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। जैसे साइकिल में देखा होगा ना आपने, एक से दूसरे कनेक्ट रहता है, ऐसे यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है, तो वो अभी बताया मैंने आपको कि जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से ड्रम ऐसे घूम रहा है, इसको घूमने से ये वाला जो डंडा है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसे ये पानी का यूज हो रहा है। और ये सब किसकी वजह से घूम रहे हैं, ये तीनों पहिए ये बैलों की वजह से घूम रहे हैं, जिससे कि पानी ऊपर आ सके। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं, इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। यहाँ पर कुछ मिट्टी के पाइप्स दिखाए गए हैं, जैसे जिनका पहले यूज किया जाता था, अब भी कहीं कहीं यूज किया जाता था, लेकिन अब मोस्टली प्लास्टिक के पहियों का यूज होता है। अब ये सब आपके लिए है, जैसे तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे साइकिल में या गियर में या फिर और कहीं, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। तो आजकल मशीनों के द्वारा, मोटर्स हैं, ट्यूबवेल और समर वगैरह हैं। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाया जाता है। तो बिना बिजली का एग्जाम्पल तो आपने अभी देख लिया, लेकिन बिजली के तो आजकल मोटर मशीन है बहुत सारे। हाल किया बेहाल क्यों, आवाज निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। मेहराब यानी कि गुफा, और इस शेप को बने से मेहराब बोलते हैं। श्रीधर, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो ठंडी हवा क्यों आ रही है, जितना आप जमीन के नीचे नीचे चले जाओगे उतना ठंडा ठंडा आ जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद फिर वो जमीन गर्म निकलती आती है। सैलजा, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते हैं। श्रीधर, अरे यह देखो यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। सैलजा, ओहो मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नजारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े और ना जाने क्या क्या। पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर बोर्ड लगा है, दीवार पर लिखना मना है, फिर भी लोग यहाँ पर दीवारों पर लिख लिख कर दीवारों को गंदा कर जाते हैं। तो इस बारे में बच्चे बोल रहे हैं, हम कहीं भी जाएं तो हमें ऐसा नहीं करना है। अभी ये है बच्चों की एक्टिविटी है कि आंख बंद करके पहुंचो उस जमाने में और इमेजिन करो कि गोलकुंडा का पूरा शहर बसा है, और इन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें सर्च करने हैं अपने मन ही मन में। मतलब जैसे सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे होंगे, कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं,
लेकिन बेचारे वे किन फिक्रों में और हाँ किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो ये इमेजिन करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट है म्यूजियम पहुंचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह आदि। सैलजा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, इतनी छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। तो इस म्यूजियम के बारे में बताया गया है कि जो म्यूजियम होती है उसमें क्या होता है, वहां पर बहुत पुरानी पुरानी चीजों को बहुत सी अच्छे ढंग से रखा जाता है, जो कि पुराने आसपास की खुदाई के दौरान मिली होती है, और उन्हें संग्रहालय में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्या बनाते थे। तो उस जमाने के लोगों के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ये संभाल कर नहीं रखा होता तो हम लोग आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ नहीं जान पाते, इसलिए म्यूजियम बनाना भी बहुत जरूरी है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? वैसे तो पुराने टाइम में तांबे, कांसे, पीतल के बर्तनों का यूज हुआ करता था, लेकिन आजकल मोस्टली स्टील, प्लास्टिक के बर्तन, कांच के, या फिर चीनी मिट्टी है, या फिर मोस्टली आजकल नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल होता है। आपके घरों में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अपनी दादा या दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो आप ये दादा दादी से पूछकर कमेंट कर सकते हैं। वैसे कांसे, पीतल आदि के ही बर्तन यूज किए जाते होंगे उस टाइम में। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो, उसके बारे में सुना है, वहाँ क्या क्या होता है, या वहाँ तुमने क्या क्या देखा, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी के खड़ाऊ यानी कि चप्पल जो लकड़ी के होते हैं, बर्तन वगैरह आदि। उन्होंने आजकल ये सब चीजें जैसी होती हैं वैसी भी देखी। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई, यानी एग्जीबिशन लगाई, जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। आप लोग भी कर सकते हैं अपनी टीचर्स के साथ मिलकर। चित्र को देखो और बताओ। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें दिखाई गई कि आगरे का किला किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये पुरानी पेंटिंग है, 500 साल पुरानी, जिसमें आगरे का किला बन रहा है, और इसमें लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये दिखाया गया है। संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखनी बेकार है, तो तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना जरूरी है? तो ये अभी हम बता चुके हैं कि म्यूजियम पुरानी चीजें संभाल कर रखने से बेकार नहीं है, सही है, क्योंकि उस टाइम के लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में, खान पीन के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तुम्हें क्या लगता है इस पार्ट का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत सारी इमारतें ही दिखाई गई हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है, और वो इमारतें अपने आप ही बता रही हैं, अपनी दशाओं का वर्णन कर रही हैं, इसलिए उस इस चैप्टर का नाम बोलती इमारतें रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो अब ये चैप्टर यही फिनिश होता है। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।